24वां राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश आज जनपद गोंडा में गांधी पार्क टाउन हॉल में भव्य तरह से मनाया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार संघर्ष समिति समाज का एक संगठन है और संगठन के जो राष्ट्रीय संगठन AK नंद जी हैं, इस संगठन को लेकर के विशाल रूप और बड़ा रूप पूरे देश विदेशों तक उन्होंने दिया है और उसको लेकर के आज जनपद गोंडा टाउन हॉल में भव्य तरह से इसको मनाया जा रहा है। हम आपसे मुखातिब हो गए और उससे सच से आपसे मुलाकात करवाएंगे जो लखनऊ से चल करके हैं IPS BP अशोक। उनका क्या कहना है, इस संगठन के प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, ऐसे ले चल करके मैं उनसे आपको मुखातिब कराएंगे। तो आप सब शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा और देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जन क्रांति न्यूज। अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज वर्तमान की चुनौतियों को नहीं जानता, जो समाज अपने भविष्य के लिए आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं नहीं रखता और उसके अनुसार अपने आप को बदलता नहीं, वो समाज या वो व्यक्ति गतिशील नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। एक ऐसा समाज जिसको गर्व करना चाहिए था महामानव बुद्ध पर, सम्राट अशोक पर, नंद साम्राज्य पर, मौर्य साम्राज्य पर और बाद के बहुत से राजा महाराजा, महाउपासक, महास्थविर इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। बहुत बड़े साहित्यकार, चाहे वो भंते उपाली हों, चाहे अशोक घोष हों, उन लोगों ने एक ऐसी संस्कृति का समर्थन किया, संरक्षण किया, जो श्रमण संस्कृति के रूप में बहुत पहले से विकसित थी। और श्रमण विरोधी संस्कृतियां उनके खिलाफ लगी रही। और अगर संक्षेप में समझना चाहे तो मैं साफ साफ बताऊंगा कि एक ऐसी संस्था इस देश के अंदर लगातार काम करती है, जाति की, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, छुआछूत की व्यवस्था है, लिंग भेद की व्यवस्था है, जिसने बुद्ध के दर्शन को समाप्त किया। महावीर स्वामी जैनिज्म को समाप्त किया। बाद में बहुत से सूफी संत जिन्होंने मानवाधिकारों की बात की, उनको समाप्त किया। मॉडर्न इंडिया के अंदर चाहे विदेशी आए हों ईसाइयत लेकर के, उसको जातिवाद से लंगड़ा बना दिया, चाहे मुगल्स आए हों वहां भी जातिवाद का प्रविष्टन करा दिया। और भी जो नए आंदोलन थे, चाहे वो समाजवाद का हो, साम्यवाद का हो, शिक्षा का आंदोलन हो, लेबर मूवमेंट हो, सभी आंदोलनों को जाति ने बांट बांट करके काट दिया और उसको निरर्थक बना दिया। सुधार आंदोलन क्यों सफल नहीं होते? क्योंकि जो भी श्रम विरोधी संस्कृति के लोग हैं, जिनके पास एकाधिकार है, जिनके पास शिक्षा है, वो प्रयास करता रहा कि शिक्षा किसी और को ना मिल जाए। जिनके पास पूंजी थी वो प्रयास करते रहे किसी और को पूंजी ना मिल जाए। जिनके पास ताकत थी वो प्रयास करते रहे किसी और के पास ताकत ना चली जाए, ये मेरे परिवार और मेरी बिरादरी तक रहे। और ऐसा नहीं कि उनको कोई फायदा हुआ हो, उनको भी नुकसान हुआ। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल्स आए, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अंग्रेज, जो भी आए, यहां तक कि गुलामों के गुलाम भी उन्हें गुलाम बनाते रहे, लेकिन उनको आजादी प्यारी नहीं थी, उनको प्यारी थी जाति। उसको वो बचा करके चलते रहे कि किसी तरह से जाति की नाक न कट जाए, भले ही अपनी बेटी की गर्दन काटनी पड़े, चाहे बेटे की गर्दन काटनी पड़े, चाहे जो अत्याचार घर पे करना पड़े, चाहे मोहल्ले में करना पड़े, चाहे कुछ भी सहना पड़े,
चाहे आंखें फुड़वानी पड़े, कुछ भी काम हो, कितना ही सह लेंगे, लेकिन जाति को कुछ नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो जो सुधार का पैमाना था, जो सामाजिक कार्य की परिभाषा थी, जो महानता की परिभाषा थी, वो इस बात से परिभाषित होती थी, सीमित होती थी कि आपने जाति को बचाने के लिए क्या किया। यही बुद्ध का विरोध है, यही सम्राट अशोक की सत्ता का विरोध, यही क्षमा संस्कृति का विरोध है। और वो विरोध लगातार सफल होता रहा। वजह यही रही कि जिन लोगों के पास एकाधिकार था, ठेकेदारी थी, उन लोगों ने अशिक्षा का प्रचार ज्यादा किया। जो ठेकेदारी ली, अंधविश्वासों की ठेकेदारी ज्यादा ली। प्रीस्टडम जहां भी इकट्ठा होता है, और जब वो बिना काम किए, बिना प्रवचन किए, बिना उपदेश दिए, बिना शिक्षा दिए आराम से जीवन काटना चाहता है, तो वो अंधविश्वासों का समर्थन करने लगता है। ये पूरी दुनिया के हर धर्म में इस तरह की चीजें हुई। बाबा साहब ने भी इसका विरोध किया। और जब अशिक्षा होगी, अंधविश्वास होगा, गरीबी होगी, तो श्रमण विरोधी लोग आगे निकल करके आएंगे और वो लाभान्वित होंगे। बीच बीच में जो भी मूवमेंट चलेंगे, उन सबको वो रोकते हुए चलेंगे। एक म्लेच्छ कंसेप्ट उन्होंने बनाया जाति को रोकने के लिए। म्लेच्छ कंसेप्ट का मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति विदेश जाएगा, कहीं ऐसा ना हो वहां से कोई समानता सीखाए, वहां से कोई शिक्षा सिखाए, वहां से कोई तौर तरीका सिखाए, और आकर के यहां बताने लगे, तो उसको एक शुद्धिकरण की ऐसी सजा दो कि किसी की हिम्मत ही ना हो कि बाहर जाए। और जो बाहर से आएगा उसको भी मिलेच कहेंगे। उसका बहिष्कार पहले ही करो, उसको बाद मत करो, उसे छुओ मत, उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन ना हो। क्योंकि खतरा यही था, लिंग भेद खत्म हो जाएगा, जाति भेद खत्म हो जाएगा, बाल विवाह समाप्त होने लगेगा, और उनका जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत का, लिंग भेद का जो किला है, वो ढहने लगेगा। तो उन्हें पूरा सुनिश्चित करना पड़ता था कि कोई पढ़ लिख ना जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, थॉमस वेलिंगटन मैकाले ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड में स्पीच दी कि हम विदेशी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू करने जा रहे हैं, जिससे एक बात का खतरा है कि वहां के लोग कल को सुप्रीम कोर्ट मांगेंगे, संसद मांगेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मांगेंगे, मानवाधिकार मांगेंगे, राजनीतिक अधिकार मांगेंगे, राइट टू वोट मांगेंगे। ये खतरा तो है। लेकिन जब भी कभी ऐसा होगा, ऐसा दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए गर्व का दिन होगा। आप नीयत देखिए उनकी नीयत कितनी अच्छी है। जिन्हें हमारे विद्वान, साहित्यकार, इतिहासकार पानी पी पी करके गालियां देते हैं, लिखते हैं कि मैकाले की व्यवस्था खराब थी, लेकिन उसकी नीयत थी हम तो शिक्षित कर लेंगी, जिसको हम कहते हैं कि उन्होंने हमें गुलाम बनाया। और आपकी नीयत थी म्लेच्छ कंसेप्ट को प्रस्तुत करके लोगों को गुलाम बनाने की, यहां की महिलाओं को देवदासी बनाने की, उन्हें सती करने की, उन्हें जलाने की, उन्हें अच्छा खाना, अच्छा भोजन न देने की, उन्हें अशिक्षित रखने की। तो निश्चित रूप से श्रम विरोधी संस्कृति में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया अंग्रेजी सरकार ने। और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसे महान लोग, जिन्होंने महानता की परिभाषा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, ज्योतिबा फुले ने जो भी साधन संसाधन है उसी के साथ उन लोगों को मजबूत किया, उनके लिए कुआं खोला, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, अछूतों की कन्याओं के लिए, अछूतों के लिए जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, बैकवर्ड क्लास को कोई पूछने वाला नहीं था। तो वो
लोग आगे चल करके उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि इस देश के अंदर एक संविधान बना, भारतीय संविधान, और उसने उन अधिकारों को जो यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, जो कि आपके मौलिक अधिकारों से प्रतीत होता है, उसी का प्रतीक है, वो यूडीएचआर को भारत के संविधान में मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित किया। और यही नहीं है, ध्यान रखा कि भारतीय संविधान में बुद्ध के उपदेश, बुद्ध का स्वप्न, बुद्ध की भविष्यवाणी, बुद्ध का दर्शन, सम्राट अशोक के अभिलेखों में लिखा हुआ शासन प्रशासन का तौर तरीका, चाहे आप ट्रांसफर सिस्टम देखें, चाहे पब्लिक वेलफेयर स्टेट की और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का आप तुलना करने लगिए तो लगेगा वाकई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को एकदम से उतार करके रख दिया। इतना सुंदर सामंजस्य कहीं किसी देश के संविधान में लिखने को नहीं मिला। और जो लोग बुद्ध को अहिंसावादी कहकर गाली देते थे, अशोक को अहिंसावादी कहकर के अपमानित करते थे, उन्होंने संविधान को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा यह संविधान ठीक नहीं बना, यहां तक कि विदेशियों को भी कहलवा दिया। आइवा जेनिंग्स का यह कहना था कि यह संविधान बहुत लंबा है, थकाऊ है, बहुत सारी चीजें कमी निकाल दी। हुआ ऐसा कि उनको श्रीलंका के संविधान को मॉनिटर करने के लिए नियुक्त किया गया था, आइवा जेनिंग्स को। संविधानों के बारे में जो सर्वे हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो ये है कि संविधानों की उम्र 17 साल औसतन होती है। अधिकतर संविधान 2-4 सालों में खत्म हो जाते हैं, मैक्सिमम 17 साल तक चलते हैं। लेकिन आइवा जेनिंग्स ने जो संविधान मॉनिटर किया श्रीलंका का, वो 4-5 साल भी नहीं चल पाया, और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आज तक वैसा के वैसा ही, उसे कोई किससे मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुद्ध के अशोक के दर्शन पर आधारित है। वो समावेशी है, इंक्लूसिव है। और इस इंक्लूसिविटी की जो सर्वे हुए हैं आज की तारीख में, जो किताबें लिखी जा रही हैं, चाहे वो डेरन एसडब्ल्यू की वाई नेशंस टेन किताब हो, जिस पर अभी अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, कल के अखबार में भी था, कि जो देश, जो समाज, जो सरकार इंक्लूसिव होकर चलते हैं, लोगों का समावेशन करते हैं, वहां रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था अच्छी रहती है, वहां विकास स्थायी होता है। और जहां शांति नहीं होती, कानून व्यवस्था नहीं होती, जहां समावेशी नहीं होते, जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहां पर विकास अच्छा नहीं होता, आर्थिक स्थिति भी आगे नहीं बढ़ पाती। इसी चीज को भारतीय मूल के वैज्ञानिक और नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी, जो 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने भी कहा कि समावेशी होना चाहिए, इंश्योरेंस का कवर बढ़ाया जाना चाहिए। उनकी वाइफ है एस्टर डफ्लो, उन्होंने भी कहा कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सब बुद्ध को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा चलते ही नहीं। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने साफ कहा कि अर्थशास्त्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे पिता हैं, इतना सम्मान दिया। और साफ कहा कि बाजार को अगर विकास करना है तो उसे समाज का विकास करना होगा। यही तो कहा बाबा साहब ने कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अपर्याप्त है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें लानी होगी। इसी के लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान में जोड़े गए। आज पूरी दुनिया के अंदर चाहे राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे युद्ध की बातें हो, हर समस्या और पूरी दुनिया में निश्चित रूप से अगर विकास करना है तो युद्ध की जरूरत नहीं है, बुद्ध की जरूरत। आपको अगर बुद्ध की प्रासंगिकता देखनी है तो अपने गांव में सर्वे करिए, अपने ऊपर सर्वे करिए और देखिए कि उसी व्यक्ति, उसी परिवार, उसी गांव, उसी समाज का विकास हुआ है
जहां कमोवेश कुछ ना कुछ पंचशील का पालन हुआ हो। और अगर बिना पंचशील पालन किए किसी ने तरक्की कर भी ली तो अगली पीढ़ी में वो वापस उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच जाता है। ये ताकत है पंचशील। लेकिन पंचशील की ताकत जाति की ताकत के सामने निश्चित रूप से जीत नहीं पाती। उस जीत न पाने का जो आधार है, जो कारण है, वो कारण यही है कि जिनको लाभार्थी होना है, जिनको लाभ चाहिए, उनमें जागरूकता नहीं आती। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक बनाए हैं यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के लिए। वो साफ साफ बुद्ध के उपदेशों से लिए हुए हैं, जो चाहते हैं कि असमानता खत्म हो, गरीबी खत्म हो, जीवन का लोग मूल्य समझें, पानी का मूल्य समझें, ऊर्जा अच्छी हो, प्रदूषण ना हो, समतामूलक समाज बने, लोगों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ आए, लोग शिक्षित हों, लोग सभ्य हों। सारी चीजें पहले भी मिलियन डेवलपमेंट गोल्स में थी, यूनाइटेड नेशंस में, भारतीय संविधान में, सब चीजें हैं। लेकिन लाभार्थी जिसको होना है, जो लाभ प्राप्त करेगा, उसका भी जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। आखिर वो जागरूक क्यों नहीं होता? निश्चित रूप से उसमें किसी ना किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निकालनी होगी। गलती मत मानिए किसी की। गलती उनकी नहीं है जो अशिक्षित है, गलती उनकी है जो शिक्षित है। हर शिक्षित व्यक्ति को, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस का हो, एससी का, एसटी का, चाहे जनरल हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षा के माध्यम से पे बैक टू सोसाइटी करता। पे बैक टू सोसाइटी कोई अकेले आर्थिक सिद्धांत नहीं है, वो शिक्षा पर भी लागू होता है, वो आर्थिक क्षेत्र में भी लागू होता है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी लागू होता है, सामाजिक क्षेत्र में भी लागू होता है। जो भी अनुभव आपने प्राप्त किया है वो उसको आपको शेयर करना है समाज के साथ। अगर उसको समाज के साथ आपने नहीं बांटा, इसका मतलब यह है कि आप न्याय नहीं कर रहे, सामाजिक न्याय के लिए काम नहीं कर रहे। मंडल कमीशन की आख्यायिका में, रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि जो लोग सामाजिक न्याय के लाभार्थी हैं, आरक्षण का लाभ लेकर के आए, उनका एक कर्तव्य है कि अपने उन लोगों में जिन्होंने आप पर आंखें लगा रखी हैं और आप शक्ति के गलियारे में बैठे हैं, तो आप उन कमजोर वर्ग के लोगों में हिस्सेदारी का एहसास दिलाएं, उनको एहसास हो, उनको प्रेरित भी करना है, आपको उनको सहायता भी देनी है, उनको चेताना भी है, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप किसी सर्टिफिकेट को लगा करके आगे आए, चाहे वो एससी एसटी का रिजर्वेशन हो, चाहे ओबीसी का हो। और नहीं भी लिया है आपने, तो आप समतामूलक समाज और भारतीय संविधान से लाभान्वित हैं। चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आपने एक भी किताब पढ़ी है, चाहे आपकी गरिमा और अस्तित्व इस संविधान के आलोक में सुरक्षित है। इसका मतलब यही है कि आपने सामाजिक न्याय के लिए पे बैक टू सोसाइटी पर ध्यान नहीं दिया। ये जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी होगी। देखिए, नेता का काम अकेले ये नहीं है कि आपने एमएलए एमपी को नेता मान लिया। जो आदमी इनकम टैक्स पेयर है, कुछ भी पढ़ा लिखा है, वो सब नेतृत्व करता है। वो अपने पद पर रहकर जिस भी माहौल में है, जहां भी है, ऊपर नीचे किसी भी वर्ग में है, वो अपनी क्षमता अनुसार समाज को और परिवार को मजबूत कर सकते हैं। पे बैक टू फैमिली कर सकते हैं, पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं। और वो नहीं किया गया, उसको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पे बैक टू फैमिली क्या चीज है। पे बैक टू फैमिली इसलिए कंसेप्ट लाए हैं हम निकाल करके पे बैक टू सोसाइटी से, ताकि हम ट्रेनिंग दे सके अपने युवाओं को, साथियों को। पे बैक टू फैमिली का मतलब है जिस दिन नौकरी लग जाए उस दिन से हर माह अपने वेतन से
अपनी माँ के अकाउंट में 2.5%, अपने पिता के अकाउंट में 2.5%, अपने जीवन साथी के अकाउंट में कम से कम 15%। ज्यादा आपकी इच्छा है। उनके अकाउंट में जब इतना पैसा पहुंच जाएगा, रहेगा तो आपके घर में, लेकिन उनके अंदर एक स्वाभिमान पैदा होगा, संघर्ष करने का, संगठित रहने का, और परिवार और समाज और देश के प्रति लॉयल रहने का, वफादार रहने का, आगे बढ़ने का। फिर उस समाज से कमजोरी, निराशा, आत्महत्या, अपराध, ये सब कम होंगे। तो ये पे बैक टू फैमिली का सिद्धांत, पे बैक टू सोसाइटी का एक अंग है। पे बैक टू सोसाइटी को आप कई हिस्सों में बांट सकते हैं। अत्याचार पीड़ित की सहायता करना, चाहे 1 रुपये रोज करो। जो लोग सामाजिक कार्य करता है, नंजी कार्य कर रहे हैं, अगर आपने उनको 1 रुपया भी दिया तो उन्हें लगेगा कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूं। ये पे बैक टू सोसाइटी। आसान नहीं है 50 लोगों को जोड़ना। हमारा लखनऊ से आना बहुत आसान है, लेकिन इन्होंने जो लोगों को जोड़ा, 100-200 लोगों को जोड़ा, शायद 1 महीना लगा हुआ है इनको। पैसा खर्च हुआ हुआ अलग, अपना काम छोड़ा हुआ अलग, परिवार के लोगों की अपेक्षाएं वो छोड़ी होंगी अलग। तो एक हिस्सा उनको भी दीजिए जो समाज में कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको भी लगना चाहिए कि उन्हें भी आसानी से समाज सहायता कर देता। जो आर्थिक क्षेत्र में रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी सहायता दीजिए। ये एक सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सिद्धांत है, पे बैक टू सोसाइटी। पहले भी भगवान बुद्ध ने, जो हमारा समाज क्यों पिछड़ा रहता है, पिछड़ा इसलिए रहता है कि हमारे यहाँ वित्तीय साक्षरता नहीं। वित्तीय साक्षरता का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि आप SIP, SWP और म्यूचुअल फंड ये लें, ये तो बाद की बात है। वित्तीय साक्षरता का मतलब पहला है कि आप प्रोडक्शन के प्रति गंभीर हों, एम्प्लॉयमेंट के प्रति गंभीर हों, और जब आय हो जाए तो उसको 4 हिस्सों में बांटो। बुद्ध ने कहा अपने उपदेशों में 2 हिस्से से अपना उद्योग धंधा चलाइए, जिसका लगातार विकास होता रहे। 1 हिस्से से घर का खर्चा चलाइए, और 1 हिस्सा आपातकाल के लिए। पता नहीं कोरोना जैसी स्थिति कैसी आ जाए। जिन लोगों ने 25% पैसा बचाया होगा बुद्ध के उपदेशों के हिसाब से, उनको कोरोना में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इतना बड़ा वित्तीय साक्षरता का सिद्धांत आपके पास है, उसको अगर आप अपनाएंगे, वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत को, तो आगे बहुत सी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो आपके पास दर्शन है, सारी चीजें स्पष्ट है, सिर्फ एक जज्बा चाहिए कि हमको बदलना है। बदलना क्या है? आपको शुरू करना पड़ेगा अपने आप से। आप, हमारे बहुत से मिशनरी साथी हैं और बुजुर्ग भी हैं जिनका बड़ा सम्मान करते हैं। हमने उनसे बहुत अनुरोध किया कि आप जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, आप दुनिया को कैसे बदल सकते हो? आप लेकर के स्पीकर पूरी दुनिया में भाषण दिखाइए, कहइए कि आप बदलो, आप बदलो, आप बदलो, और जब हम आपसे आपका नाम पूछते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि आपने बदलने की शुरुआत भी नहीं की। आगे भी और पीछे भी नाम से स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी आपके जो नाम का आधार है वो आपके अनैतिहासिक आइकॉन्स हैं, अवैज्ञानिक आइकॉन्स हैं, चमत्कार प्रिय हैं, अंधविश्वासों से जनित हैं। तो आपने बदलने की शुरुआत नहीं की। आपने लोकप्रियता कमा ली, आपने नाम नहीं बदला। आपने उपनाम रखा तो जाति सूचक रखा, कहां बदले? क्या किसको इकट्ठा करोगे? क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा सफल हो सकता है उपजातियों और जातियों को लेकर? कुछ लोग सेना बनाने के चक्कर में हैं। इंडियन आर्मी बहुत है, उसी को रहने दो। किसी ने चमार सेना बना ली, किसी ने पासी सेना बना ली, किसी ने यादव सेना बना ली। बड़े बड़े लेखक अपने नाम से लेख लिखेंगे, नाम लिखेंगे जाटव, यादव, बिरादरी वाले नाम, और अंदर लिखा हुआ बहुत सुधार करने का। यह हिपोक्रेसी है। वो सब चीज जो आपको असमानता की तरफ ले जाती है, वो नाम आपको बदलने होंगे।
वो आइकॉन्स आपको बदलने होंगे जो ऐतिहासिक हैं, जिनका आधार पंचशील से मिलजुल नहीं। आपके पास तो बहुत आइकॉन्स हैं, ऐतिहासिक है, बुद्ध है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, महापद्म नंद है, जिनके मारे महापद्म नंद और धनानंद से सिकंदर घबराता था। उनकी सेना का साइज देख करके नंद एम्पायर की सिकंदर लौट गया वहीं से, जिससे विश्व विजेता घबराए। और आपके पास आइकॉन्स की इतनी कमी आ गई कि आपने चमत्कारों से लिए, अंधविश्वास वाले से लिए। आपको अपनी गालियां बदलनी होंगी। जिस चीज से आप विरोध कर रहे हैं वो इतनी ताकतवर है, वो आपके डीएनए में घुस गई है, आपके खून में घुस गई है। आप गालियां जब देते हैं तो वो भी जाति सूचक है। चमार का व्यक्ति गाली दे रहा अपने बच्चे को, दूसरे को नहीं, दूसरे की उपस्थिति में भी नहीं, न चढ़ा रहा है, अनजाने में अपने बच्चे को गाली दे रहा है। कैसा भंगी, कैसा मुंह बना रखा है। स्वच्छकार समाज का आदमी अपने बच्चे को गाली दे रहा है और कोई नहीं देख रहा उसको, अकेले में क्या चमार जैसा मुंह बना रखा है। मेरा गनर मेरे बगल में बैठ करके बात करता है कि देखो ये सब चोरी चमारी बंद करो, इसमें कुछ नहीं रखा। बड़ा बढ़िया उपदेश दे रहा था। मैंने उसको वार्न किया, मैंने कि ये सब मत बोला करो, चोरी चकारी बोला करो या कोई और अच्छा काम करो। कई बार देखा, नहीं माना जब तक सजा नहीं मिल गई। कल मेरा एक स्टूडेंट लाइफ का दोस्त आया, उसका काम था मेरे पास और पीएचडी पढ़ा लिखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, अच्छा दोस्त है, मदद करता है, लेकिन उसकी गलती नहीं है। उसके डीएनए में घुस गया है, हड्डियों में घुस गया है, बालों में घुस गया, इशारों में मेरे सामने ही कहता है तो यार हम ये सब लोग जो है ये सब चोरी चमारी में लगे रहते हैं। तो मैंने उसको टोका, हम टोकते नहीं। मैंने उसको टोका, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, पीएचडी किए हो, कहां इस तरह की शब्द यूज करते हो भाई। उसे पसीना आ गया। जब ज्ञान की ताकत आपके अंदर होगी, उसे मालूम है सामने वाला पीएचडी है, डीलिट है, आईपीएस अधिकारी है, जो कहेगा कुछ तो वजन होगा उसमें, आसान नहीं। तो बाबा साहब ने इतनी ताकत आपको दे दी, एक तरफ बुद्ध की ताकत, एक तरफ संविधान की ताकत, तो आपसे ताकतवर कौन है? क्यों नहीं टोकते? वो जाति आपके मुहावरों में घुस गई है। और मुहावरे किस तरह के? खूबसूरती का मुहावरा है तो एक बिरादरी प्रतीक है या कुछ बिरादरियां प्रतीक है। ज्ञान की बात चली तो एक बिरादरी रिजर्व है, इसी बिरादरी में ज्ञान है। चाहे भले ही सारी यूनिवर्सिटी पर उनका कब्जा हो और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में उनकी यूनिवर्सिटी का नाम ना हो, चाहे जीडीपी बढ़ाने में उस बिरादरी का नाम ना हो जो पूंजीपति ज्यादा रखते हैं, लेकिन नहीं साहब, वो एक प्रतीक है। आप प्रतीक किसका है? गरीबी का, शिक्षा का, कायरता का, ये सब प्रतीक आपकी तरफ मोड़ रखे हैं। तो आपको उस व्यवस्था से क्यों प्यार है जहां अपमान ही अपमान है? वो बदलना होगा आपको। वो पेशे बदलने होंगे जिन पेशों में अपमान छुपा हुआ है। एक स्वच्छकार समाज का आदमी 5 दिन में जान दे देता है गटर में घुस करके, कम समय में ज्यादा पैसा खर्च करके। उसको बढ़ानी पड़ेगी, अपनी कीमत समझनी पड़ेगी कि मैं गटर में नहीं उतरूंगा, मैं काम करूंगा वो जो सम्मानजनक हो। और ये जिम्मेदारी उसकी है। जो उसके गांव से पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको सम्मानजनक काम करने के लिए तैयार करिए। अगर आप शिक्षित हैं, कितना भी पढ़ लिख लीजिए,